हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, 20 जनवरी यानी परसों अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का आरंभ कर दिया है, यानी राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल लिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कड़े और कुतार्किक तेवर के लिए भी जाने जाते हैं। और जब कभी कोई राज सत्ता पर बैठा व्यक्ति कड़े किंतु अतार्किक फैसले लेता है तो उसको तानाशाह कहा जाता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ जो झलकियां दिखाई हैं उसमें एक हल्के से तानाशाहीपन की झलक आ रही है। यदि ये उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, किस दिशा में, जो चेतावनियां, जो वार्निंग्स इन्होंने जारी की है, तो फिर निश्चित रूप से यह मानना पड़ेगा कि अमेरिका एक तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन रुक जाइएगा, यह तानाशाही उनके अपने लोगों को कम प्रभावित करेगी, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति है। महाशक्तियों में से एक नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए अगर अमेरिका में तानाशाही आएगी तो यह देखना पड़ेगा कि वो तानाशाही शेष दुनिया के लिए है या अपने देश के लोगों के लिए है। तो इनकी तानाशाही शेष दुनिया को ज्यादा प्रभावित करने वाली है। अब आप पूछेंगे कि कौन से फैसले इनके हैं जो तानाशाही जैसे लग रहे हैं। किसी भी देश की दोस्तों एक पहचान होती है, उसकी जो पूर्व नीतियां चलती हैं उसी के आधार पर उस देश के नागरिक और दूसरे देशों के नागरिक भी अनुमान लगाते हैं कि इस देश की व्यवस्था ऐसे चलेगी और उसी के अनुसार अपने को ढालते हैं, जिससे कि उस देश में वो अच्छे से जीवन जी सके। एकाएक अगर कहीं की व्यवस्था को उल्टा घुमा दिया जाए तो लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे इनका जो सबसे कठोर फैसला आ गया है, ये थर्ड जेंडर को मान्यता देना बंद करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अचंभित करने वाला फैसला है कि जहां हम मानवाधिकार की तरफ चलते हुए स्त्री और पुरुष के बीच में थर्ड जेंडर की पहचान किए थे, उनके तमाम राइट्स की बात हो रही थी, वैश्विक मंचों पर हो रही थी, यूएन ने किया था। वर्ष 2015 के अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर का कॉलम बनाने की बात की है कि मेल फीमेल थर्ड जेंडर, जिससे कि थर्ड जेंडर का व्यक्ति भी अपने आप को एक अपनी आइडेंटिटी के साथ जी सके और रख सके। अब ये कह रहे हैं कि हम अपने देश में थर्ड जेंडर को खत्म कर देंगे। अमेरिका लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। लोकतंत्र का मतलब जहां हर तरह से जो पीछे छूट गया, जो कमजोर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए शेष सब लोग इंतजार करें, उसके ऊपर खर्च करें, उसको खींच कर ले आए। अगर उस देश में पीछे छूटे लोगों को या पीछे छूट जाने की आशंका से घिरे लोगों को और ज्यादा पीछे ढकेल दो, छोड़ दो कि बात उठने लगे, तो यह देश आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ जा रहा है, यह कहना पड़ेगा। किसी जमाने में थर्ड जेंडर लोगों को कलंकित माना जाता था, गरीबी को भी पूर्व जन्म का अभिशाप माना जाता था, महिलाओं को भी दोयम दर्जा का समझा जाता था, विकलांग व्यक्तियों को अयोग्य माना जाता था, और ये पूरी दुनिया में था। ये कब था? जब शरीर जिसके पास स्वस्थ होती थी वही ज्यादा उपयोगी होता था, ऐसी धारणा चलती थी। धारणा क्यों चलती थी? क्योंकि उस समय पर तकनीकी इतनी आगे नहीं थी। आज के तकनीकी युग में, खासकर लोकतंत्र के साथ जब तकनीकी को मिलाया गया, तो बहुत से ऐसे लोग जो शरीर से बड़े कमजोर हैं, खासकर महिलाएं, विकलांग, दिव्यांग लोग, थर्ड जेंडर लोग, जो भी समाज में कलंकित थे, उनको आगे आने का मौका मिला था। ऐसे में यदि कानून बना करके उनको पीछे ढकेलने की बात की जाएगी, तो अब यही तकनीकी का प्रयोग करने का अवसर किसको मिलेगा? केवल और केवल उनको जो स्वस्थ शरीर रखे हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, ट्रंप अपने नस्लीय भेद के लिए भी जाने जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने यह देख लिया है कि जैसे दुनिया के तमाम देशों में बहुसंख्यक और प्रभावशाली आबादी को उकसाया जा रहा है, जो प्रभावशाली है, किसी भी देश में जो डोमिनेंट है, उसको उकसा करके राजनीति करने का एक चलन चल पड़ा है, जिसमें सामंती भाषा का प्रयोग, धमकी देना, इस तरह के राजनीतिक भाषणों का प्रयोग होने लगा है। उसी को अमेरिका भी पहली बार ट्रंप के माध्यम से अपनाता दिख रहा है। इन्होंने
थर्ड जेंडर की बात तो मैंने कर दी कि उनको हटाने की बात कर दी, उनका दर्जा ही खत्म करने की बात की। अब आगे चलिए, अगला फैसला इन्होंने लिया कि पेरिस समझौते में इनका देश नहीं रहेगा। ये पेरिस समझौता क्या है दोस्तों? पेरिस समझौता क्लाइमेट एग्रीमेंट है, वैश्विक जलवायु समझौता है। जलवायु समझौता इस समय दुनिया में इसलिए जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से एक तरफ आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ हिमखंड पिघल रहे हैं। तो जो समुद्र के सतह के बराबर के देश है, जैसे इंडोनेशिया हुआ, मालदीव है, क्यूबा है, इनके डूबने का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से पूरे दुनिया में जलवायु बदल रहा है, तमाम प्रजातियों पर खतरा आ गया और मनुष्य पर भी खतरा होना स्वाभाविक है। सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो अमेरिका, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर उत्पादन होता है ऐसी चीजों का, ऐसी गैसों का, जिससे कि पर्यावरण ज्यादा क्षतिग्रस्त हो सकता है। यदि उस समझौते से अमेरिका ही निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि समझौते में जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए, उसको अमेरिका नहीं मानेगा। तो जैसे एक बार आसाराम बापू होली में जब सूखा पड़ा था महाराष्ट्र में, तो बहुत सारा पानी पिचकारी में छिड़क रहे थे। जब उनको मना किया गया तो क्या बोले कि हम ही को केवल मना करते हैं। तो उस तरह से वो तो मान लीजिए एक जगह की बात हो गई, एक विशेष समुदाय की केवल बात हुई एक देश के भीतर। ये अपने देश को एक अलग ग्रुप बना करके दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पर ही प्रतिबंध, हम क्यों रुकें, जबकि कैलिफोर्निया की आग इन्हीं को प्रभावित कर रही है, अमेरिका को। हर साल टोर्नेडो आने से, यानी तूफानी चक्रवात आने से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ता है। उसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है, दोनों तरफ महासागर है, फिर भी ये जलवायु समझौते से बाहर हट रहे हैं। इसके अलावा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से ये बाहर हट रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका के रहने से क्या हो रहा था, अमेरिका उसमें फंडिंग करता था, धन देता था। वो धन जो है गरीब देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए खर्च होता था, वहां के लोगों को स्वास्थ्य देने में, यानी कि उनका बीमारी का इलाज करने में। अमेरिका कह रहा है कि यह अनावश्यक बोझ है, उस देश के लोग गरीब हैं तो हमसे इससे क्या मतलब, हम WHO से बाहर जा रहे हैं। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में ही यह बात कर दी थी कि अमेरिका अपने अनावश्यक बोझ को कम करेगा। तो WHO से ये निकल जाएंगे तो इससे इनके देश पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे तमाम गरीब मुल्कों पर, अफ्रीका के गरीब मुल्कों पर, एशिया के गरीब मुल्कों पर फर्क पड़ेगा, जिनको WHO की मदद से ही चिकित्सा मिल पाती थी। जो एक वैश्विक महाशक्ति और शीर्षस्थ महाशक्ति होने के नाते अमेरिका अपना फर्ज समझकर निभा रहा था। दोस्तों, यहां थोड़ा सा मैं रोक करके एक और बात इसमें जोड़ूंगा कि जब अमेरिका यह फर्ज निभा रहा था तो क्यों निभा रहा था। जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों का टैक्स का पैसा है और उस पैसे को जो अमेरिका के सरकार के पास पहुंचता है वहां से वो WHO में जाता है और वहां से पैसा दूसरे देशों को दिया जाता है खर्च करने के लिए, चिकित्सा के रूप में। तो वहां के लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे थे, और अब जब ट्रंप ने इसे मुद्दा बना दिया तो लोग सहमत क्यों हो जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वर्तमान में पूरी दुनिया में देखिएगा एक ऐसी राजनीति चल रही है कि जो लोग कहीं भी सत्ता में आने में विफल हो रहे हैं, वे केवल जो ऊपर का समाज है, ऊपर का देश है, एक नंबर का देश है, उसको अपमानजनक बातें कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए। पाकिस्तान का अस्तित्व से लगाए अब तक का सारा क्रियाकलाप अमेरिका के पैसे से होता है, लेकिन वहां के नेताओं ने अमेरिका के खिलाफ अपनी जनता में ऐसा जहर भर दिया है कि वही नेता जो प्रधानमंत्री बनने पर अमेरिका की तरफ हाथ फैलाते हैं, वही नेता जनता से अमेरिका को गाली देने पर वोट पा लेते हैं। यही स्थिति पूरे दुनिया में और देशों के भीतर भी हो रही है। भारत में भी आप देखिए, हर जगह एक विरोध की मानसिकता की राजनीति चल रही है। मैं फिर से आपसे कह दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल आया था कि जो साधन संपन्न लोग थे उनके अंदर एक प्रेरणा जगाई गई थी कि वो साधन विहीन लोगों पर अपना धन खर्च करें। सरकारों ने भी ऐसे सिस्टम को बनाया और साधन संपन्न लोगों ने
या तो खुलकर समर्थन किया या बेमन से ही समर्थन किया, लेकिन विरोध नहीं कर पाए। लेकिन एक समय की राजनीति ऐसी चल रही है कि जिस समाज का वोट लेना है, गरीब तबके का, कमजोर लोगों का, उनके मन में संपन्न और ताकतवर लोगों के प्रति नफरत भर करके वोट लिया जा रहा है। इससे अब अमीर और गरीब की खाई दो तरफा बढ़ेगी। एक तो प्राकृतिक तौर से जो अमीर है, गरीब है, गरीब है। अमीर के पास कई साधन संसाधन होते हैं, लेकिन जब अमीर और साधन संपन्न व्यक्ति यह निर्धारित कर लेगा कि इसको अगर हम देंगे तो यह हमारे लिए प्राण घातक हो सकता है, तो बिना बताए ही वो मदद करना रोक देगा। और नेता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नेता तो ये जान रहा है कि जब तक ये कमजोर रहेंगे और ये मजबूत रहेगा, तभी तक हम इनके मन में इनके लिए नफरत भरेंगे और वोट मिलेगा। तो इसलिए इसमें सफलता किसको मिलेगी? जो नेता है कमजोर समाज का, कमजोर देशों का। मैं दोनों उदाहरण एक साथ दे रहा हूं, कमजोर समाज का तो आप भारत को लीजिएगा, और कमजोर देश का, पाकिस्तान जैसे देशों की बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी एक नागरिक से पूछिए, अमेरिका को गाली देता मिलेगा, लेकिन प्रतिवर्ष अरबों रुपए की मदद अमेरिका से पाकिस्तान सरकार ले रही है। फिर वो नेता जो अमेरिका से नफरत करने वालों के दम पर वोट पाते हैं, वो पैसे कैसे ले लेते हैं? तो जब अमेरिका को ये लग जाएगा कि वहां का जनमानस हमारे खिलाफ है, इसका मतलब देश खिलाफ है, मदद इनकी बंद करो। तो मदद बंद करने से नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेता तो और ज्यादा तब खुलकर गाली देगा अमेरिका को। लोगों को यही लगा है कि हमको अमेरिका के दुश्मनी में ही वोट देना है, अमेरिका के दुश्मनी में ही बात करनी है, और खुश होकर देंगे। लेकिन धीरे धीरे देश पीछे चला जाएगा। यही स्थिति किसी देश के भीतर भी होगी और होती जा रही है। नेता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जनता से दोनों प्रकार की जनता का आपस का संबंध टूट गया, उसका तो लाभ होगा, और ज्यादा खाई बढ़ेगी, वो खूब बोलेगा, वोट पाएगा। लेकिन वो कभी अपनी जनता को संपन्न नहीं बनने देगा, क्योंकि जनता संपन्न बन जाएगी तो फिर नफरतकारी बात जो अमीरी और गरीबी के नाम पर की जा रही है वो नहीं सुनेगी। तो दोस्तों, ट्रंप के माध्यम से आप दुनिया की और भारत के भीतर की राजनीति को समझिएगा। ट्रंप ने एक और फैसला लिया है, डब्ल्यूएचओ को रोकने का। आपने सुन लिया, डब्ल्यूएचओ से निकलने का, पेरिस समझौते से निकलने का, थर्ड जेंडर को खत्म करने का। अगला एक समझौता जो बहुत भयानक है, भयानक परिणाम जिसके होंगे, अमेरिका के खिलाफ नहीं, शेष दुनिया के खिलाफ होंगे, वह है कि वहां जितने भी लोग वीजा लेकर भी गए हैं, उनकी जो संतान वहां पैदा होती है, जो अब तक के अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक जहां बच्चा पैदा होता है वहीं का बच्चा माना जाता है। यदि हवाई जहाज में पैदा हुआ तो हवाई जहाज जिस देश की होती है उस देश का बच्चा माना जाता है। पानी की जहाज में अगर बच्चा पैदा हुआ तो पानी की जहाज में जिस देश का झंडा लगा है उस देश का बच्चा माना जाता है। यह सामान्य अंतरराष्ट्रीय कानून है, सामान्य, इसके कुछ अपवाद हैं और इसको अमेरिका फॉलो करता है। अमेरिका के लिए यही उसका विशेष कानून भी है। अब अमेरिकी सरकार उस पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो लोग भारत से या किसी अन्य देश से गए हैं, वहां जाकर कार्य कर रहे हैं, उनका जो बच्चा वहां पैदा होगा वो स्वाभाविक तौर से अमेरिकन नहीं बनेगा, वो विदेशी ही माना जाएगा। जरा इसको उस रूप में देखकर देखिए, सोचिए कि जहां सैकड़ों पीढ़ियों से रह रहे लोगों को विदेशी कहा जा रहा है। इसी से प्रभावित हुए हैं ट्रंप कि बाहर वाले को बाहर वाला ही कहो। वहां तो पहचान है, यहां तो न जाने कौन कब से आया है। यानी एक तरह से देखा जाए, एक अखबार ने लिखा भी है कि ट्रंप जो है भारत के नेताओं से सीख रहे हैं और सभी प्रकार के नेताओं से सीख रहे हैं। भारत में क्या चलता है, बांग्लादेशी प्रवासियों को हम खदेड़ कर रहेंगे, केवल कहा जाता रहा, क्योंकि जो आए हैं उनमें कितने प्रवासी हैं अभी तक तो ये डेटा ही नहीं है। इन्होंने नियम निकाल दिया कि जितने भी अवैध प्रवासी आए हैं जो करोड़ों के आसपास हैं, सबको ये बाहर निकालेंगे, आदेश कर दिया इन्होंने। इसके अलावा हम कहते हैं कोई बांग्लादेश से या चीन से या पाकिस्तान से अवैध तरीके से घुसा तो ठीक नहीं होगा। इन्होंने कह दिया क्योंकि इनकी सेना, क्योंकि अमेरिका की सीमा दो देशों से केवल जुड़ती है, नीचे से मैक्सिको से, दक्षिण की तरफ से, उत्तर से कनाडा से, शेष दो तरफ तो महासागर हैं। तो इन्होंने कह दिया है कि मैक्सिको या कनाडा से अगर अवैध प्रवासी आएंगे तो ये 25% टैरिफ लगा देंगे। इसके अलावा ब्रिक्स देशों को इन्होंने धमकी दी है, ब्रिक्स देश में भारत भी है इनके साथ, कि अगर ब्रिक्स देश से कोई आया तो 100% टैरिफ लगा देंगे।
इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय ट्रंप जो है अपने देशवासियों को खुश करने के लिए शेष पूरी दुनिया को जो अमेरिका मदद दे रहा था या जो बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा था, उस मदद को रोक रहा है और उस स्वागत को तिरस्कार के भाव से अब पेश कर रहा है अपने लोगों में गौरव का भाव भरने के लिए। क्या यह टाइमिंग सही है? जी हां, अगर टाइमिंग सही नहीं होती तो ट्रंप चुनाव नहीं जीतते। और यह मत कहिएगा कि वहां ईवीएम से जीते, वहां ईवीएम नहीं है। इसका मतलब क्या? मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं दोस्तों, समाज की मानसिकता समझिए। इसका मतलब है कि इस समय दुनिया के देशों में कट्टरता को पसंद किया जाने लगा है। भारत में भी तो यही हो रहा है। केवल किसी समाज को गाली दो, नफरत करो, हर वोट बैंक यही काम कर रहा है। कोई हिंदुओं को गाली दे रहा है, कोई सवर्णों को गाली दे रहा है, कोई यादवों को गाली दे रहा है, सब तो यही कर रहे हैं। कोई राम जी की फोटो तीर धनुष चढ़ाए लगा करके किसी को गाली दे रहा है, तो कोई गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाकर कह रहा है कि फला फला को भगाओ यहां से। तो जो यहां नारों के रूप में कहा जा रहा है, ट्रंप ने वो कर दिया। और ऐसा नहीं है कि इनके मतदाता जान नहीं रहे थे या अनुमान नहीं था कि ये चुन कर आएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा करेंगे। ट्रंप अपने चुनावी भाषणों में भी कहते थे कि हम आएंगे तो सख्त निर्णय लेंगे। इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि इनको जनता का समर्थन मिला है इसी मुद्दे पर। और यदि अमेरिकी जनता इस तरह से कट्टर होने लगी है, 1776 के बाद पहली बार 1776 में वो देश बना है, तो अब ये जान लीजिए कि पूरे विश्व में कट्टरता आएगी। और ये कट्टरता जो कमजोर लोग हैं, जो पीछे छूटे हैं, उनके लिए बड़ी घातक होगी, यानी मानवता के लिए बड़ी घातक होगी। दोस्तों, आप लोग संविधानवाद को थोड़ा सा एक दृष्टांत से समझिएगा कि कभी आप किसी बैंक में कैशियर की खिड़की के सामने खड़े होंगे, ऐसा हुआ होगा, या कहीं ट्रेन की जो बुकिंग विंडो होती है, जहां टिकट होता है, वहां आप खड़े होंगे और देखते होंगे कि तमाम सही आंख वाले लाइन में खड़े हैं। आंख से काम करना है ना वहां स्क्रीन पर, चाहे लिख कर जो भी करना है। और जो व्यक्ति काउंटर पर बैठा, वो मोटे मोटे चश्मे लगाया हुआ है और वो देर, उसको इसी नाते टाइम लग रही है, वो ध्यान दे रहा है, उसको टाइम लग रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, फिर भी उसको वहां बैठाकर सैलरी दी जा रही है, काम लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पर हम चल रहे हैं, दुनिया में चल रहा है इस समय। वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि भले वो कमजोर है भाई, उसको थोड़ा सा सब लोग जो अच्छे शरीर वाले इंतजार करें, जिससे कि उसको भी एक अच्छा साधन जीने का मिल सके। जब इसका रिवर्स था पहले, तब क्या था भाई, इतने अच्छी आंख वाले खड़े हैं तो ये मोटे चश्मे वाले को क्यों रखे हो, हटाओ इसको रखो, काम तेज होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इसमें होता क्या है कि जो कहीं से भी कमजोर होता है उसको छांट दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जब कमजोरों को छांटा जाएगा तो जो संसाधन में कमजोर है, जो शिक्षा में कमजोर है, जो शरीर में कमजोर है, जो बुद्धि में कमजोर है, कमजोरों को छांटा जाएगा। तो ये अगर अमेरिका में इस बात की स्वीकारोक्ति एक बार मिल गई, तो ये जान लीजिए दोस्तों कि पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से ये बढ़ेगी। वैसे भी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। चीन तो बहुत पहले से इसी पर चलता है, चीन तो इसी पर चलता ही है। वहां तो लेबर भी ऐसे भर्ती किए जाते हैं, कौन सबसे कम वेतन लेगा। अब बताइए, तभी तो वहां के प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। और चीन का जो दुनिया में विस्तार हुआ है, आर्थिक शक्ति के रूप में जो उभरा है अपनी अमानवीय नीतियों के बावजूद भी, वही शेष दुनिया के देशों को उन्हीं नीतियों की तरफ ले जाने को प्रेरित कर रहा है। ब्रिटेन जिस समय महाशक्ति बना तो क्या मानवाधिकार की रखवाली के बाद बना? जी नहीं, निर्ममता पूर्वक दमन करके बना। 1770 में जब बंगाल के नवाब को 1757 में, फिर 1764 में हरा दिया गया था, जब अंग्रेजों के हाथ में सीधी सत्ता आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, तो उन्होंने वहां पर कौन सी खेती करवाई? अफीम, नील जो कपड़े में लगाई जाती है, अफीम, ये भी खाने की चीज नहीं है, तंबाकू खाने की चीज नहीं, इन चीजों की खेती करवाए, क्योंकि ये दुनिया में बिक रहा था। और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि उन किसानों के पास खाने के लिए अन्न ही नहीं रह गए। सन 1770 में जब सूखा पड़ा तो वहां की कुल आबादी के 1/3 लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन उसके बावजूद भी वहां खेती उन्हीं प्रोडक्ट्स की होती थी जो दुनिया में बिक रहा था। यानी कि वहां के लोग तो मर गए,
लेकिन उसी दौर में अंग्रेज अधिकारी वहां से अमीर बनकर निकल रहे थे। इसको क्या कहते हैं? कमजोरों को उनके हाल पर छोड़ देना। आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा, बंगाल का सन 1770 का अकाल। तब लोगों को उस समय समझ में आया था कि नवाब होते थे तो कैसे हम सुरक्षित थे। इसका यह मतलब नहीं कि कल से नवाब किसी को बना लीजिए। कभी भी चाहे सत्ता में कोई राजा हो, नवाब हो, सम्राट हो, कोई पूंजीपति हो या कोई नेता हो, जब वो इस सिद्धांत पर चलेगा कि जो कमजोर हैं, पीछे हैं, छूटे हैं, उनको वास्तविक मदद पहुंचाई जाए, तब वहां मानवता की रखवाली होती है। ज्यादा संपन्नता भले किसी को न मिले, लेकिन खुशहाली सबके हिस्से में आ जाती है। लेकिन ठीक इसका उल्टा जब हो जाता है कि अधिकतम भोग चाहिए, अधिकतम लाभ चाहिए, अधिकतम लाभ चाहिए किसको? जो सत्ता में बैठा है, तो फिर जनता तिलमिला जाती है। तो ट्रंप अब उसी रास्ते पर चल चुके हैं, एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक देश के प्रतिनिधि के रूप में काम ले रहे हैं। इस नाते इनकी जनता का समर्थन इनको मिलेगा। तो मैंने जो बात शुरू की थी कि ये तानाशाही प्रकृति के निर्णय ले रहे हैं, ये तानाशाही प्रकृति जो है इनकी, वो अपने देश के लोगों पर नहीं है बल्कि शेष दुनिया के लिए है। और अमेरिका चूंकि एक नंबर की महाशक्ति है, तो इसके तानाशाह बनते ही, शेष विश्व की सापेक्ष तानाशाह बनते ही, शेष विश्व में लोकतंत्र, मानवाधिकार का बहुत तेजी से ग्राफ गिरेगा, ऐसी मेरी आशंका है, ऐसा मुझे अनुमान है। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो के जरिए ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं उसको आप एक अलग दृष्टि से देख पाएंगे। तमाम लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज बनाई है। रवीश कुमार जी को मैं देख रहा था, विशाल शर्मा को मैंने देखा, तमाम और लोगों को मैंने देखा, लेकिन फिर भी मैं एक अलग एंगल से इसकी व्याख्या किया हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा खुद तो देख ही लिए हैं। अब आखिरी में मैं ये लाइन बोल रहा हूं, तो इसको शेयर जरूर करिए ताकि लोग जल्दी से समझें कि नफरत से हमको निकल करके मुद्दों की बात करनी होगी, जिससे कि हमारे देश में लोकतंत्र हम मजबूत बनाएं और उस दिशा में आगे बढ़ सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।